दुनिया की हर चीज़ बनी होती है एटम से। अब ये एटम क्या होता है? इसके अंदर तीन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को बोलते हैं प्रोटॉन और एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पेसिफिक तादाद, इनकी स्पेसिफिक नंबर मिलकर एक ख़ास एटम बनाता है। फ़र्ज़ करें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन हैं। तो ये सारे मिलेंगे तो जो एटम बनेगा वो ऑक्सीजन बनेगा। इसी तरह से अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हों तो आपके पास बनेगा कार्बन। यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ़र्ज़ करें ये एक सेल है और ये आपकी बॉडी का सेल है। इस सेल के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे मालिक्यूल्स मौजूद हैं। छोड़ दें जो कुछ भी है, सिर्फ ये समझें कि ऑर्गेनिजम्स लिविंग बने हुए हैं सेल्स के, और सेल्स के अंदर मौजूद हैं बहुत सारे मालिक्यूल्स। इन सब मालिक्यूल्स में 99% मालिक्यूल्स में जो मेन चीज़ है वो है कार्बन। तो जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक कंपोनेंट है, जो बेसिक जुज़ है आपकी बॉडी का, आपके सेल्स का, आपके अंदर मौजूद कंपाउंड्स का, दैट इज़ कार्बन। और कार्बन इसीलिए आपकी लाइफ की बैकबोन है, लाइफ की रीढ़ की हड्डी है। आज के लेक्चर में हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट में, फिर हम अल्टीमेटली कार्बन की इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। तो लेक्चर को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको तमाम बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बन के पास वो है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा का मतलब 4 होता है, मतलब 4, और वेलेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड। कोई एटम कितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी वेलेंसी कहलाती है। हम थोड़ा बॉन्डिंग के हवाले से बातें कर लेते हैं। अब बॉन्ड क्या होता है? सिंपली दो एटम्स के दरमियान जो लिंक है उसको आप बॉन्ड कहते हैं। एटम मिलते क्यों हैं? क्योंकि वो अपने शेल कंप्लीट करना चाहते हैं। अब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो तादाद है वो 2 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए। अगर 2 और 8 नहीं है तो जो एटम होगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपनी स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं, अपने जो शेल्स हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए बनाते हैं। सपोज आपके पास ये H2 लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें H के हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखें, ये एक एटम है हाइड्रोजन का, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको आप ऐड करेंगे, इसको आप मिलाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसी और एटम के पास जिसके पास स्टिल 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये भी चाहता है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, ये भी चाहता है इसके 2 इलेक्ट्रॉन हों, ताकि इनका जो शेल है वो क्या हो, कंप्लीट हो। दोनों पास पास आते हैं और ये मुकमुका होता है कि आप इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लें। अब ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये इस पाथवे पे भी चलेंगे और इस पाथवे पे भी चलेंगे। इस बॉन्ड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये इनके दरमियान मौजूद है वही जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ड्रा करते हैं एक सिंगल लाइन की शक्ल में। इस लाइन को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको चूंकि सिंगल लाइन तो बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कह सकते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? और ऐसा जो भी बॉन्ड बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले को देगा। तो अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 2 इसने शेयर किए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, या 2 जोड़े, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए हैं। एक पेयर बनाता है एक बॉन्ड, 2 पेयर हैं तो बनेंगे यहाँ पे 2 बॉन्ड। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, इन दोनों के शेल कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपके पास दोनों की स्टेबिलिटी बन गई है। इसी तरह से जो कार्बन है वो बनाता है 4 बॉन्ड्स, या आप कह सकते हैं कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर करते हैं, 4 सामने वाले एटम्स जो हैं वो शेयर करते हैं, और अल्टीमेटली बन जाते हैं इसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखें जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, H के साथ या किसी और के साथ भी वो बना सकता है, और अल्टीमेटली हर एक बॉन्ड के अंदर एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का। उस एक पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो गई। जो नेक्स्ट एबिलिटी है कार्बन के पास वो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड है, कि जो बॉन्ड वो बनाती है, जो शेप वो बनाता है बॉन्ड्स के बाद, वो बहुत स्टेबल होते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने पहले कहा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और वो 4 बॉन्ड विद एटम्स हो सकते हैं या किसी रेडिकल के साथ भी होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस हम उसको देख लेते हैं। ये कार्बन है और ये 4 चीज़ें इसके साथ और जुड़ी हुई हैं। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? यहाँ पे H मतलब हाइड्रोजन हो सकता है, या यहाँ पे OH मतलब हाइड्रोक्सिल आयन OH ग्रुप हो सकता है। जब कभी भी कोई एक पूरा ग्रुप होगा एटम्स का, जैसे O अलग एटम है, H अलग एटम है, दोनों यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो ये एक रेडिकल है, ये सिंगल एटम है, ये रेडिकल है। तो हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे
कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा विद एटम्स और विद रेडिकल्स। क्लियर है। इस शेप को आप स्पेसिफिक नाम देते हैं और वो नाम है टेट्राहेड्रॉन, 4 कोनों वाली शेप टेट्राहेड्रॉन। इसको मजीद मैं यहाँ पे घुमा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें ये जो स्ट्रक्चर घूम रहा है इसके दरमियान में कार्बन मौजूद है और इसके बाहर जो है वो बाकी एटम जुड़े हुए हैं और ये पूरी शेप जो है ये एक टेट्राहेड्रॉन शेप है। ये टेट्राहेड्रॉन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इस स्टेबिलिटी की वजह से नेचर यूज़ करती है कार्बन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के बड़े कंपाउंड बनाने में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कार्बन के पास वो है कि इसके स्ट्रक्चर में वैरायटी होती है, इनकी शेप डिफरेंट होती हैं। ये चेन की तरह के भी होते हैं और रिंग भी होते हैं। दोनों क्या होते हैं हम देखते हैं जरा इसको। जब कभी भी कार्बन बॉन्ड बनाएगा विद अदर कार्बन एटम तो ये या तो बनाएगा चेन या फिर बनाएगा रिंग। ठीक हो गया। अब ये होते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स। रिंग में क्या होता है कि आपके पास अगर आप शुरू करें कार्बन से तो कार्बन के उससे घूमते घुमाते आप दोबारा उसी कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। आप समझें ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो फर्स्ट और लास्ट को आपने यहाँ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मतलब लास्ट, और फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इसके अंदर भी रिंग मौजूद है। अगरचे बाहर बहुत सारे एटम्स निकले हुए हैं लेकिन स्टिल चूंकि रिंग मौजूद है तो आप कहेंगे ये रिंग स्ट्रक्चर है। दूसरी जो टाइप है स्ट्रक्चर की वो चेन की तरह की होती है। अब चेन के अंदर भी वैरायटी है, या तो चेन होगी ब्रांच्ड या फिर ये होगी अनब्रांच्ड। ये कार्बन की एक चेन है और इसके साथ ये बाहर की तरफ एक ब्रांच लगी हुई है, इसको आप बोलेंगे ये ब्रांच है। ये कार्बन की चेन है और इसके साथ कोई ब्रांच नहीं लगी है। ब्रांच से मतलब है कि पूरा एक ग्रुप हो, मतलब उस ग्रुप के अंदर कार्बन भी मौजूद हो। अगर कार्बन मौजूद नहीं है, ये एच वगैरह हैं, तो ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच कंसीडर होगी। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है और ये अनब्रांच्ड है। अब ब्रांच्ड और अनब्रांच की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, आपने पेन को स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ से घुमाएंगे और आपने तमाम कार्बन को टच करना है। आप इस तरफ आए पहले और ये इस कार्बन के पास गए, फिर वापस मुड़े और फिर यहाँ से इधर चले गए। अगर आपको कहीं से रास्ते में वापस मुड़ना पड़े तमाम कार्बन्स को टच करने के लिए तो अल्टीमेटली वो ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। अगर आप एक कार्बन शुरू होते हैं और एंड तक चले जाते हैं लास्ट कार्बन तक और तमाम कार्बन टच भी हो जाते हैं और आपको वापस भी नहीं मुड़ना पड़ता तो वो कौन से होंगे? अनब्रांच्ड होंगे। अब ये कौन से हैं? ट्राई करें ज़रा, सिंपल है। ये तो चला गया अनब्रांच में। इसको देखें ज़रा, ये चला गया। अब ये लग ऐसे रहा है कि ब्रांच है, कि ऊपर ब्रांच निकली हुई है इसके, लेकिन ये ब्रांच नहीं है। जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं तो अल्टीमेटली ये सीधा एक तरफ जा रहा है, आपको वापस मुड़ना नहीं पड़ रहा, तमाम कार्बन टच हो रहे हैं, तो ये अनब्रांच्ड है। ये भी इसी तरह से अनब्रांच्ड है और ये भी इस तरह से अनब्रांच्ड है। जो ब्रांच होती है वो चेन के फर्स्ट और लास्ट कार्बन के दरमियान में किसी आइटम के साथ लगी होती है। तो चेन और रिंग की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की वैरायटी बढ़ती है। ये आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है, ये सिंपली सीधी सीधी चेन है और ये ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड है। ये आपके पास सर्कल बना हुआ है तो ये रिंग स्ट्रक्चर है और ये आपके पास एक ब्रांच है। ये कार्बन की चेन लेंगे तो ये ब्रांच और ये दो ब्रांचेस बन जाएंगी। अगर ये कार्बन की चेन लेंगे तो ये एक ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच बन जाएगी। क्लियर है? इसमें हमने बात की म्यूचुअल बॉन्डिंग की, मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है सारे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा। फर्स्ट है हमारे पास C विद H, कार्बन का बॉन्ड विद हाइड्रोजन। जब कभी ये बॉन्ड बनेगा तो ये हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होगा। हमने ग्लूकोज की बात पहले की थी। ग्लूकोज की तरह के और बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। फिर ये वाला फार्मूला आ गया। यहाँ पे देखें C और H में बहुत सारे बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ भी C और H का बॉन्ड है, यहाँ भी C और H का बॉन्ड है। इन सारे बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर है। जब कभी ये बॉन्ड टूटेंगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह से C बॉन्ड बनाता है विद ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड की एक ख़ास एग्जांपल है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस बॉन्ड के रिजल्ट में आपके पास बहुत बड़े बड़े और बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है अगेन, और ये भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। कार्बन 4 और कार्बन 1 को ज़रा गौर से देखें। इसके ऊपर एक OH ग्रुप यहाँ अटैच है, यहाँ भी एक OH ग्रुप अटैच है। आपने दोनों का रिएक्शन करवाना है और इसके लिए सिंपली आपने इस OH और इस OH का रिएक्शन करवाना है। इस OH को आप समझें कि ये पूरा यूज़ होगा और इस OH का सिर्फ आप H यूज़ करें, O को यहीं पे छोड़ दें। तो अल्टीमेटली एक H ये आ गया, एक H ये, तो H2 बन गया और ये ऑक्सीजन आया तो H2 के साथ क्या बन गया? O। ये H2O बन गया। मतलब ये जब रिएक्शन करेंगे तो H2O यहाँ से बन के रिमूव हो जाएगा, एरो ऊपर की तरफ रिमूव हो जाएगा। पीछे यहाँ पे बच गया ये वाला ऑक्सीजन, तो ये कार्बन और ये कार्बन, इनके दरमियान क्या चीज़ आएगी? यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी। यहाँ पे देखें, ये वो ग्लूकोज वाला पहला मॉलिक्यूल था, उसके बाद यहाँ पे इसका OH रिमूव हो गया, इसका सिर्फ H रिमूव हुआ था, तो इसका O जो था वो यहाँ दरमियान में आ गया। अब ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, उसके दोनों तरफ
तरफ OH मौजूद है, यहाँ भी और यहाँ भी OH मौजूद है। इस OH के साथ दोबारा आके एक और यहाँ से ग्लूकोज का मालिक्यूल या कोई और मालिक्यूल रिएक्शन कर सकता है और अल्टीमेटली यहाँ भी रिएक्शन हो सकता है इस तरफ। ये चेन इसकी इधर लंबी हो जाएगी, ये चेन इसकी इधर लंबी हो जाएगी और एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ये इस तरह का हम कार्बोहाइड्रेट बना के देखेंगे इंशाल्लाह आगे। ओके, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। C और N का रिएक्शन आपस में होता है और इसका एग्जांपल जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। ये C और N के बॉन्ड आमतौर पे मिलते हैं आपको अमाइनो एसिड में और फिर आपको मिलते हैं प्रोटीन्स में। यहाँ पे देखें, ये जो आपका कंपाउंड है इसको आप बोलते हैं अमाइनो एसिड। इसके अंदर C और N मौजूद है। आपकी बुक में तमाम मालिक्यूल्स के सिर्फ नेम है, मैं इसलिए आपको साथ बता रहा हूँ स्ट्रक्चर आके थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। आपको सिर्फ ये आड़ी तिरछी लाइनें भी नज़र आ जाए, इनको भी आप थोड़ा सा देख लें तो बहुत है। इतना परेशान नहीं होना है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, मुश्किल है याद करना। बुक को साथ रखें, उसको ज़रा पढ़ें, वहाँ पर जो आपको कंपाउंड नज़र आएगा उसका एक इमेज थोड़ा सा आपके माइंड में बन जाना चाहिए, क्योंकि इस लेक्चर का जो मकसद है वो बेसिकली आपको थोड़ा सा चीज़ों को विजुअलाइज करवाना है, उस सिस्टम से हटना है कि आप लफ्ज़ों को रट्टा लगा रहे हैं। आपको चीज़ें थोड़ी सी रियलिटी में भी नज़र आनी चाहिए। बहरहाल ये C और N का बॉन्ड है और इस कंपाउंड को बोल रहे हैं आप अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड अपना H दे रहा है, दूसरा अपना OH दे रहा है। अल्टीमेटली यहाँ से H2O बन गया, ये रिमूव हो गया। पीछे क्या बचा, यहाँ पे C है और यहाँ पे H है। इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा ये इस तरह से। ये जो ब्लू कलर में बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता होता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन्स के अंदर वैरायटी है और उनका आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब हर हवाले से आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंपाउंड्स के अलावा कार्बन बॉन्ड बनाता होता है विद S मतलब सल्फर एंड विद P मतलब फास्फोरस। इनके साथ बॉन्ड बना के भी मुख्तलिफ डिफरेंट वैरायटी की कंपाउंड बना सकता होता है। नेक्स्ट, कार्बन कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। फॉर एग्जांपल फैट्स एक पूरी फैमिली है मॉलिक्यूल्स की। सेलुलोज एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें, इसमें ये लंबी लंबी चेन्स आपको नजर आ रही हैं। 3 चेन्स को आपने मिलाया हुआ है, ये ब्लू बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और हर एक चेन के अंदर जो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये ग्लूकोज का या किसी और ग्लूकोज के बहन भाई का स्ट्रक्चर है। फिर प्रोटीन्स एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं। इन तमाम मालिक्यूल्स की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये पानी में हल नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और जब ये पानी में हल नहीं होते तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हम सेल के स्ट्रक्चर्स में इनको यूज़ करते हैं। सपोज़ ये आपका एक सेल है, इस सेल की ये मेम्ब्रेन है, ये जो उसकी लाइन नज़र आ रही है आपको, ये इसकी मेम्ब्रेन है जो उसको कवर कर रही है। अब इस सेल के बाहर भी अल्टीमेटली ब्लड है या कोई और बॉडी का लिक्विड है, मतलब पानी उसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, मतलब यहाँ भी पानी मौजूद है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो दीवार है, ये हल नहीं होती, ये डिज़ोल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, वो फैट, सेलुलोज, प्रोटीन और इस तरह की चीज़ें हैं जो पानी में इनसॉल्युबल हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और इन सब के पीछे इन्वॉल्व कौन है? अल्टीमेटली आपका कार्बन इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ इन बड़े मॉलिक्यूल्स का ये भी फ़ायदा है आपको कि अगर इनको तोड़ेंगे आप तो इनसे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अल्टीमेटली प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड मिलेंगे आपको, सेलुलोज को तोड़ेंगे तो आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। इस तरह से आप इन बड़े मॉलिक्यूल्स को एज अ सोर्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी यूज़ करते हैं। तो कार्बन जो है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल के साथ छोटे मॉलिक्यूल भी बनाती है। अल्टीमेटली यहाँ पे देखें, ये आपके पास ग्लूकोज है अगेन, और ये उसका वही फार्मूला है पुराने वाला। आपके पास एक और मॉलिक्यूल है अमाइनो एसिड, इसका नाम आपने पढ़ा है या सुना है, स्ट्रक्चर देखा है। एक बार दोबारा इसको देख लें, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन के साथ ये मेन कार्बन है, इसकी ये ग्रुप लगा हुआ है और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये पूरा एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह से एक और आपके पास कंपाउंड है छोटा सा, जिसको आप फैटी एसिड बोल रहे हैं, और ये इसका छोटा सा मतलब बड़ा सा छोटा सा ये कंपाउंड का फार्मूला है। इसमें कार्बन मौजूद है, बैकबोन की तरह रीढ़ की हड्डी कार्बन है इसकी, और सारे एच लगे हुए हैं और एंड पे ये ख़ास एक ग्रुप लगा हुआ है, ये फैटी एसिड है। ये तमाम छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनको तोड़ने से आपको मिलती है एनर्जी। मैंने पहले बात की कि C और H का बॉन्ड हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड है, जब कभी ये टूटेगा तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी। इसके साथ साथ जो सेकंड फ़ायदा इन मॉलिक्यूल्स का है वो ये है कि आप ग्लूकोज को मिला के सेलुलोज बना सकते हैं, अमाइनो एसिड को मिला के आप बना सकते हैं प्रोटीन्स, और फैटी एसिड से आप लिपिड और
और फैट्स और इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली कार्बन छोटे छोटे मालिक्यूल भी बनाता है, जो मालिक्यूल यूज़ होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बड़े मालिक्यूल्स के। इन मालिक्यूल्स के अलावा एक और मालिक्यूल है जिसको आप बोलते हैं ATP। इसको पढ़ते हैं आप, इसका जो पूरा नाम है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मालिक्यूल है बॉडी का, और ये टूट जाता है और टूटने से बहुत सारी एनर्जी देता है बॉडी को। ATP टूटेगा, फ़ौरन एनर्जी देगा और उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे। एंड पे मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, आपने इसे ज़रूर करना है। आपने कुछ स्केचिंग करनी है, कुछ आपने फार्मूले ड्रा करने हैं। उन फार्मूलाज़ का यूज़ पूरे चैप्टर में होने वाला है और केमिस्ट्री में भी आपको हेल्पफुल होंगे। आपने बेशक इनको देख के ड्रा कर लें। मकसद ये है चीज़ का, आपको थोड़े से हाथों से चीज़ गुजरेगी तो आपको समझ भी आएगी और प्रैक्टिस भी होगी। पहला फार्मूला आपने ड्रा करना है अमाइनो एसिड का। इस तरह आपने ड्रा करना है एक पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपने हाथ से चीज़ों को ड्रा करना है। सो उम्मीद है लेक्चर का आपको मज़ा आया, चीज़ों को समझा आपने, आपको क्लियर हुए पॉइंट्स। विश यू गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।